वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल है, ये हमारी सेकंड मेथड है नेशनल इनकम की, इनकम मेथड। इससे पहले मैं हिंदी मीडियम में कंप्लीट समष्टि अर्थशास्त्र की वीडियो बना चुका हूं। यह हम इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने की इसको कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। 3 टाइप्स की मेथड है। फर्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम कर चुके हैं। सेकंड है इनकम मेथड, जो आज हम करने वाले हैं। और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। फिर उसके बाद देखते हैं हम इनकम मेथड है क्या, इसको समझ लेते हैं हम। दिस इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर इनकम मेथड। इनकम मेथड को फैक्टर इनकम मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, इन नामों से जाना जाता है। Under this method, national income is measured by calculating the income received by factors of production. इस मेथड में क्या होता है, नाम ही क्या है इसका, फैक्टर इनकम मेथड। तो फैक्टर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिलती है उसको अगर हम ऐड करते चले जाएं, उनका सम करें, तो उससे जो इनकम निकलेगी उसी को हम नेशनल इनकम कहेंगे। कौन सी मेथड से? इनकम मेथड से। इनकम मेथड से हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम को ऐड करके नेशनल इनकम काउंट करते हैं। सिंपल सी बात। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फैक्टर इनकम, ये समझ लेते हैं। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम प्रोडक्शन की प्रोसेस में जब फैक्टर सर्विसेज दी जाती हैं तो उसके बदले में उनको क्या मिलती है? उसके बदले में उनको फैक्टर इनकम मिलती है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 प्रकार के हमारे क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड को क्या मिलता है रिटर्न में? रेंट। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। और एंटरप्राइज को क्या मिलता है? फर्म को क्या मिलता है? प्रॉफिट। फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ध्यान दे, ओनली फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा क्योंकि ये अर्न्ड इनकम होती है। ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पर ये इनकम जनरेट होती है, इसलिए फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। तो फिर कौन सी इनकम को नहीं काउंट किया जाता? ट्रांसफर इनकम को। द इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। ऐसी सभी इनकम जो बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के जनरेट हुई है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर इनकम। दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये सब क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जिससे इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है। इस कारण से इसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। दैट्स वाई ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो क्लियर हो गया, फैक्टर इनकम को तो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण जनरेट होती है, जबकि ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से जनरेट होती है। फिर आगे देखते हैं हम। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं हम नेशनल इनकम करने से पहले। जी इज इक्वल टू हमारे पास है ग्रोस। N1 का मतलब है नेट। जैसे ये G है, G का मतलब क्या है? ग्रोस। जहां जहां G लिखा होगा वहां G का मतलब क्या है? ग्रोस। N1 का मतलब है नेट। N1 का मतलब क्या है? ये फर्स्ट N है, ये सेकंड N है। यहां पे ये कौन सा N है? सेकंड N। ये कौन सा सेकंड N है? ये है फर्स्ट N, ये सेकंड N। इस तरीके से है ना। तो N1 का मतलब है नेट, N2 का मतलब है नेशनल, D का मतलब होगा डोमेस्टिक, P का मतलब होगा प्रोडक्ट, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। तो ये 8 अप्रोच है। आप देख सकते हैं नेशनल इनकम में ये 8 प्रकार की अप्रोच चलती है। जीडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी। ध्यान दें, एनडीपीएफसी को ही डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी और एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। तो हम ये देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम 3 मेजर फॉर्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर तीनों मेथड्स बेस्ड है। तो हम देख लेते हैं 3 मेन फॉर्मूले कौन से हैं नेशनल इनकम के। तो पहला फॉर्मूला है मार्केट प्राइस, एमपी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस
नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये क्या चीज है, एमपी इज इक्वल टू क्या होता है, एमपी इज इक्वल टू होता है एफसी प्लस एनआईटी। एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी, ये हमारा पहला फॉर्मूला। तो आप जानते हैं एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी है, तो अगर एफसी निकालनी हो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस माइनस की नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूले से ये 3 फॉर्मूलों का जन्म होता है। ठीक, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया कि मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते हैं तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाती है। सैंपल के रूप में मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसके ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है 100 रुपए, तो यही क्या है, मार्केट प्राइस। ठीक है, इस 100 रुपए में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है। फिर है सेकंड फॉर्मूला, ग्रोस जी इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि N1 प्लस डेप। ठीक है, ग्रोस क्या होता है, नेट में अगर डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाए तो हमारे पास ग्रोस वैल्यू आ जाती है। तो हम देख सकते हैं दूसरा फॉर्मूला हमारा G बराबर N1 प्लस डेप। N1 का मतलब क्या है, नेट, G का मतलब ग्रोस। ठीक है, तो G बराबर G इज इक्वल टू अगर N1 प्लस डेप है तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G माइनस डेप। ठीक, और ऐसे ही डेप बराबर क्या हो जाएगा, G माइनस N1, यानी कि डेप्रिसिएशन अगर निकालना हो तो अगर ग्रोस वैल्यू दी हुई हो और नेट वैल्यू दी हुई हो तो ग्रोस में से नेट वैल्यू अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा सेकंड फॉर्मूला होता है, इसके भी 3 फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, लेकिन आप मेन फॉर्मूला याद रखें, ये चीजें हम खुद निकाल सकते हैं। अब आता है थर्ड नंबर का फॉर्मूला नेशनल, जिसे हम N2 का नाम दे रहे हैं। ये क्या होता है, डोमेस्टिक डी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड NFIA। कहने का मतलब N2 इज इक्वल टू N1, ये एक सेकंड, N2 इज इक्वल टू डोमेस्टिक डी प्लस NFIA। ठीक है, ये हमारा हो गया, कौन सा फॉर्मूला आ गया हमारा, ये हमारा हो गया थर्ड फॉर्मूला। ये क्या बता रहा है कि नेशनल अगर कोई निकालनी हो आपको, नेशनल इनकम की कोई भी अप्रोच नेशनल, और डोमेस्टिक दे रखा हो आपको वैल्यू, डोमेस्टिक वैल्यू आपको क्या दे रखा हो, डोमेस्टिक वैल्यू, तो उसमें अगर आप NFIA जोड़ देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो आपके पास नेशनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब अगर नेशनल ये है तो डोमेस्टिक कैसे निकालेंगे, डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFIA। ठीक है, इस तरीके से। और अगर NFIA निकालनी हो तो डोमेस्टिक माइनस, NFIA निकालनी हो तो डोमेस्टिक माइनस नहीं, नेशनल माइनस डोमेस्टिक, नेशनल माइनस डोमेस्टिक। ठीक है, ये इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक, तो इसमें भी ये 3 फॉर्मूले होते हैं, 1 2 3। तो ये 3 मेजर फॉर्मूला है जो आपको क्लियर करके रखना होगा। यहां मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स IT माइनस सब्सिडी होता है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड NFIA होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। जो भी फैक्टर इनकम हमने अब्रोड से ली है और साथ में जो फॉरेनर्स हमारे यहां काम करते हैं फैक्टर इनकम उनको दी है, तो उसका माइनस होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कई बार क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं आता, इनमें से कोई भी वैल्यू दी हुई हो सकती है, तो आपको वो इनडायरेक्ट टैक्स मानकर उसे नेशनल इनकम में कैलकुलेशन में लेना है। ठीक है, ये देख लेना आप। फिर उसके बाद है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NDPFC। अब हम देखते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट at factor cost NDPFC is first calculated by the factor income method which is also known as domestic income। जब आप नेशनल इनकम की इनकम मेथड का यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, NDPFC। सबसे पहले क्या आएगा, NDPFC। ध्यान दो कि यदि अगर आप वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आता है GDPMB। ठीक है,
और अगर इनकम मेथड का यूज करते हो तो सबसे पहले आएगा आपके पास एनडीपीएफसी, और अगर एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हो तो भी सबसे पहले आएगा आपके पास जीडीपीएमपी। फिर यहां से हम नेशनल इनकम की आगे का काम करते हैं। अगर आगे कोई अप्रोच निकालनी हो तो हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। एनडीपीएफसी को ही क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक इनकम। अब मैं कुछ एक सैंपल दे देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपको एनडीपीएफसी दी हुई है, ठीक है, और उससे पूछा जाए एनएनपीएफसी निकालिए, एनएनपीएफसी निकालिए, तो आप देख सकते हैं एनडीपीएफसी यहां एन है, ठीक है, यहां एन है लेकिन यहां डी है, तो इसका मतलब है नेशनल में, नेशनल है यहां पे और यहां डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक में क्या जोड़ा जाए कि नेशनल आ जाए, तो वो होता है एनएफआईए, सिंपल सी बात। फिर यहां पी है, एफसी है, कुछ नहीं करना। तो अगर नेशनल इनकम निकालनी हो डोमेस्टिक इनकम से तो उसमें हम एनएफआईए ऐड करते हैं। अब आगे देखते हैं। ये देखिए हमारी इनकम मेथड का मैं चार्ट लाया हूं आपके लिए एनडीपीएफसी का। एनडीपीएफसी के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर ए, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, सेकंड बी, फ्रिंज बेनिफिट, थर्ड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी और डी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अभी मैं इनको सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऐसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस को भी 4 भागों में बांटा गया है, 4 सेक्शंस में। ए, रेंट, बी, इंटरेस्ट, सी, रॉयल्टी और डी, प्रॉफिट। फिर ध्यान दे प्रॉफिट को भी 3 भागों में बांटा गया है। डिविडेंड्स नंबर 1, नंबर 2 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और नंबर 3 कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स भी कहते हैं इसको और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी कह देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एनडीपीएफसी नेशनल इनकम की अगर इनकम मेथड यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगी, एनडीपीएफसी, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब आगे देखते हैं हम, तो देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनडीपीएफसी इन इनकम मेथड। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पहला नंबर का कंपोनेंट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये देख लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर टू द फैमिलीज इन ल्यू ऑफ देयर लेबर सर्विसेज आर कॉल्ड द कॉम्पनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। जितनी भी प्रकार की सर्विसेज जो लेबर सर्विसेज दी है फैमिली के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा जो लेबर सर्विसेज दी गई है, उसमें जितना उस लेबर सर्विस के बदले में जितनी भी प्रकार की पेमेंट मिलेगी हाउस होल्ड को, वो सारी की सारी पेमेंट क्या कहलाएगी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ध्यान दे लेबर सर्विस, ओनली लेबर सर्विस की बात कर रहा हूं मैं यहां। लेबर सर्विस जो प्रोवाइड की गई है हाउस होल्ड के द्वारा, फैमिली के द्वारा, उससे उसके बदले में उसके रिटर्न में जो कॉम्पनसेशन मिलेगा, उसके रिटर्न में जो जितना भी पेमेंट मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इट हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब देखते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 4 कंपोनेंट है, ये हम देखते हैं। तो देखिए अब हम देखने जा रहे हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पहला कंपोनेंट, और उसमें हम कई वैल्यूज देखेंगे। नंबर ए, कैश वेजेस एंड सैलरीज। ये क्या होती है, अंडर दिस द एम्प्लॉइज आर पेड कैश मनी बाय द एम्प्लॉयर्स इन ल्यू ऑफ देयर लेबर सर्विसेज। लेबर सर्विसेज प्रोवाइड की फैमिली के द्वारा, ठीक है, एम्प्लॉइज ने लेबर सर्विस दे, उसके बदले में जो कैश वेज और सैलरी मिलेगी उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। बोनस इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ कैश वेजेस। ध्यान रखना बोनस भी कैश वेजेस और सैलरी का ही पार्ट होता है, क्योंकि बोनस भी कैश में ही दिया जाता है। फिर आगे है पॉइंट नंबर बी, फ्रिंज बेनिफिट्स। ये देख लेते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसको काइंड बेनिफिट भी कहते हैं। इट रेफर्स टू बेनिफिट्स इन काइंड गिवन टू द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर्स। डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, उसको हम फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स रेफर्स टू द फैसिलिटीज विच एन एम्प्लॉयर गिव्स टू हिज एम्प्लॉय इन एडिशन टू द सैलरी। सैलरी तो मिलती ही है एम्प्लॉय को सैलरी तो मिलती है, लेकिन सैलरी के अलावा भी जो बेनिफिट्स होते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, फ्रिंज बेनिफिट। अंडर दिस फ्री फूड, ये फ्री फूड की फैसिलिटी हो सकती है, कई कंपनियां फ्री फूड देती है अपने एम्प्लॉइज को। हेल्थ इंश्योरेंस भी देती है, लाइफ इंश्योरेंस देती है, चाइल्ड केयर रिम्बर्समेंट देती है ना,
बिलो मार्केट रेट लोन्स देती है, एम्प्लॉय डिस्काउंट्स देती है, पर्सनल यूज ऑफ ए कंपनी ओन्ड व्हीकल देती है, कंपनी के पास कोई व्हीकल है तो वो दे देती है पर्सनल यूज के लिए, रेंट फ्री हाउस दे देती है, ड्रेसेस दे देते हैं, एटसेट्रा आर इंक्लूडेड। तो ये है सैंपल्स फ्रिंज बेनिफिट्स के। ठीक है, फिर है सी पॉइंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ध्यान रखना, मैंने बोला है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ऐड नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी वेजेस का पार्ट है, इसलिए यहां ध्यान रखना, स्पष्ट कर देता हूं मैं, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, इसलिए ये आएगा ना, एम्प्लॉय आ जाए ना तो उसको ऐड मत कर लेना। इट कवर्स पेमेंट्स दैट आर मेड बाय एम्प्लॉयर्स फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज सच एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एनपीएस एटसेट्रा। इस केस में क्या है, एम्प्लॉयर्स ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है, डिफरेंट स्कीम्स होती है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, एनपीएस हो गया, कई प्रकार की स्कीम्स चलती है। तो उस स्कीम में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा वो यहां ऐड किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा डी पॉइंट, रिटायरमेंट पेंशन। ये नंबर 1 के चल रहे हैं 4 पार्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के ही चल रहे हैं ये भी, रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड एज पेंशन। कई बार कंफ्यूज हो जाते हो आप ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन को एक ही समझ लेते हो, ये नहीं है, गलत है ना। तो ओल्ड एज पेंशन अलग चीज होती है, रिटायरमेंट पेंशन अलग चीज होती है। ओल्ड एज पेंशन इज गिवन टू पीपल अबव 60 ईयर ऑफ एज वेदर एम्प्लॉय और नॉट अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। अलग अलग स्कीम्स चलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि 60 इयर्स की जिनकी एज हो जाती है उन्हें ओल्ड एज के तहत पेंशन दी जाती है, भले ही वो एम्प्लॉय हो या नहीं हो, कोई सेल्फ वर्क करता हो, कुछ भी करता हो, उसकी अगर एज 60 इयर्स हो चुकी है तो उसको गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स के तहत ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, जो कि नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। Whereas retired pension is given only after the employee retires। जबकि रिटायरमेंट पेंशन कब दी जाती है, जब पर्सन रिटायर होगा, जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है और तब जब पेंशन दी जाए तो उसे रिटायरमेंट पेंशन कहते हैं। तो रिटायरमेंट पेंशन को तो नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन को काउंट नहीं किया जाता। ओल्ड एज पेंशन इज कंसिडर्ड ए ट्रांसफर पेमेंट एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। और क्यों नहीं काउंट किया जाता ओल्ड एज पेंशन को? क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है और ट्रांसफर पेमेंट को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। बट द रिटायरमेंट पेंशन इज द पेमेंट रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर द ओल्ड सर्विसेज ऑफ द एम्प्लॉइज, सो इट इज एडेड टू द नेशनल इनकम। ध्यान दे, रिटायरमेंट पेंशन जो एम्प्लॉय ने सर्विसेज दी है अपनी लाइफ में, उसके बदले में ये पेमेंट मिलती है। ठीक है, इस कारण से इसे हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। फिर आता है अब सेकंड नंबर पार्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हम इसको देखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस को। द इनकम ऑफ द फर्म इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सरप्लस। जो भी फर्म की इनकम है उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। दैट इज द सम ऑफ द इनकम ऑफ द फर्म फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सरप्लस। तो एंटरप्रेन्योरशिप से और प्रॉपर्टी से जो भी फर्म को इनकम होती है उसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के कौन कौन से कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट। नंबर ए, रेंट। द रिटर्न रिसीव्ड इन ल्यू ऑफ द यूज ऑफ लैंड इज कॉल्ड रेंट। लैंड के यूज के बदले में जो रिटर्न मिले लैंड को, उसे ही क्या कहते हैं? रेंट। जब आप किसी लैंड को, किसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो उसके बदले में क्या मिलता है? रिटर्न। उसको जो हम उस रिटर्न को हम क्या कहेंगे? रेंट। इन रेंट वी कैलकुलेट नॉट ओनली द अमाउंट दैट ए लैंड ओनर गेट्स इन व्यू ऑफ द यूज ऑफ इच लैंड बट आल्सो द अमाउंट दैट हैज राइजन ड्यू टू द यूज ऑफ हिज लैंड बाय द लैंड ओनर हिमसेल्फ। इट इज आल्सो कॉल्ड द इम्पुटेड रेंट। अब ये इम्पुटेड रेंट क्या होता है? अगर मान लीजिए मैं मेरी प्रॉपर्टी है कोई, ठीक है, मैंने उस प्रॉपर्टी को किसी को रेंट पे दिया 1000 रुपीज में, तो वो 1000 नेशनल इनकम में ऐड होगा रेंट के थ्रू। लेकिन अगर मान लो मैंने वो प्रॉपर्टी किसी को नहीं दी, वो शॉप है मेरी, मैंने किसी को उसको रेंट पे नहीं दिया और मैंने ही उस शॉप में कोई बिजनेस चालू कर दिया,
तो भी उस शॉप का 1000 रुपीज इंपुटेड रेंट मानकर नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। ध्यान दे, अगर मेरी ही शॉप है, मैं ही उसका ओनर हूं और मैं उसमें अगर कोई बिजनेस करना चाहता हूं तो भी उसका जो रेंट है वो बनेगा और उसे नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। ऐसे रेंट को हम इंपुटेड रेंट कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा बी पॉइंट, इंटरेस्ट। ये क्या होता है? द रिटर्न रिसीव्ड फॉर प्रोडक्टिव यूज ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ध्यान देना, कैपिटल के प्रोडक्टिव यूज के लिए जब कैपिटल का प्रोडक्टिव यूज किया जाता है तो उसके बदले में जो रिटर्न मिलता है उसको इंटरेस्ट कहा गया है। यहां प्रोडक्टिव यूज और नॉन प्रोडक्टिव यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हेन कैपिटल इज बोरोड फॉर प्रोडक्शन पर्पज द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इट इज एडेड टू द नेशनल इनकम। यदि प्रोडक्शन के पर्पस से कोई कैपिटल को बोरो किया गया है और उस पे जो इंटरेस्ट बनता है उसे नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्टिव वर्क के लिए लोन लिया गया है। ठीक है, बट समटाइम्स कैपिटल इज आल्सो बोरोड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेड द एक्सपेंसेस ऑफ वर्क। लेकिन कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, लोन क्यों लेती है, बोरो क्यों लेती है? वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ले सकती है, या कोई वॉर चल रहा है, कोई युद्ध चल रहा है, तो उस दौरान जो खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए भी वो क्या करती है, बोरो करती है, लोन लेती है। सच बोरोड कैपिटल इटसेल्फ इज कॉल्ड नेशनल डेट और पब्लिक डेट। और इस प्रकार की जो बोरोइंग होगी उसको नेशनल डेट या पब्लिक डेट के नाम से जाना जाता है। एंड सिंस दिस कैपिटल इज नॉट बोरोड फॉर प्रोडक्टिव पर्पज द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नेशनल डेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। और इसी कारण से ये जो बोरोइंग है नेशनल डेट और पब्लिक डेट के रूप में, ये प्रोडक्टिव पर्पज के लिए नहीं लिया गया है। तो प्रोडक्टिव पर्पज के लिए जब तक लोन नहीं लिया जाएगा उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। इसी कारण नेशनल डेट या पब्लिक डेट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। तो ये इंटरेस्ट कौन सा है? ऐसा इंटरेस्ट जो प्रोडक्टिव वर्क के लिए यूज की गई कैपिटल पर मिलता है, उसी को हम यहां काउंट करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सी पॉइंट, रॉयल्टी। रॉयल्टी देख लेते हैं। पेमेंट्स दैट आर मेड फॉर द कंटिन्यूअस यूज ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड रॉयल्टीज, सच एज बुक रॉयल्टी, इन्वेंशन ऑफ ए टेक्नोलॉजी और मेडिसिन, परफॉर्मेंस रॉयल्टीज, मिनरल रॉयल्टीज, फ्रेंचाइजीज रॉयल्टीज एटसेट्रा। जब आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, उसके बदले में जो आपको रिटर्न मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रॉयल्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब मान लो आपने कोई बुक पब्लिश की, तो आपने बड़ी मेहनत से लिखी है वो बुक, तो उस पर जो रिटर्न मिलेगा उसको रॉयल्टी कहेंगे, क्योंकि वो आपने क्या किया है, अपने माइंड का यूज करके। अपने माइंड का यूज करके जब हम कोई वर्क करते हैं तो वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानी जाती है और उस पर जो रिटर्न मिलता है उसे रॉयल्टी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, उसने बड़ी मुश्किल से मेडिसिन का डेवलपमेंट किया, तो उस मेडिसिन के लिए उसने कितने साल एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो उसने वो क्या किया, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन गई उसकी वो मेडिसिन जो उसने डेवलप की वो उसके लिए क्या हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उसका अगर कोई यूज करता है तो बदले में उस साइंटिस्ट को क्या मिलेगी, रॉयल्टी। तो ये भी नेशनल इनकम में काउंट की जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट, प्रॉफिट। द एंटरप्रेन्योर्स गेट्स प्रॉफिट एज ए रिजल्ट ऑफ टेकिंग रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जाहिर बात है, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में रिस्क लेगा उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सबसे मेन लीडर होता है, क्योंकि वो सारा प्रोडक्शन प्रोसेस में एक रिस्क लेता है और रिस्क के बदले में उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। यहां देखिए, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को भी 3 भागों में बांटा गया है, 3 कंपोनेंट है इसके। तो देख लीजिए, पहला कंपोनेंट क्या है इसका, प्रॉफिट का फर्स्ट कंपोनेंट, ये ऑपरेटिंग सरप्लस में चल रहे हैं, उसका डी कंपोनेंट है प्रॉफिट। और प्रॉफिट में भी पहला कंपोनेंट है डिविडेंड्स। देखिए क्या होता है डिविडेंड्स, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट का ऐसा पार्ट, ध्यान दे, प्रॉफिट का ऐसा पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है शेयर होल्डर्स में, उसी को डिविडेंड कहते हैं। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में डिविडेंड दिया, तो ये वही डिविडेंड है और कोई नहीं है। ये वही डिविडेंड है जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब फर्म को
या कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट। इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। फिर अब सेकंड पार्ट देखते हैं प्रॉफिट का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट द एंटरप्राइज और फर्म होल्ड्स with it to face future plans and crisis is known as undistributed profit। जाहिर बात है कोई भी कंपनी सारा प्रॉफिट अपना क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि कुछ प्रॉफिट को अपने सेविंग बना के चलती है, कोई फ्यूचर उसका कंपनी का प्लान है ग्रोथ का, या कंपनी को लगता है कि आने वाले समय में कोई मान लीजिए कोई क्राइसिस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी में, कोई वियर एंड टीयर हो सकती है, तो उस समय पैसे की जरूरत होती है, तो वो उस पैसे इस अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट का ही यूज करके फिर वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करती है। कॉर्पोरेट सेविंग्स, इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग्स भी कहते हैं, रिटेन्ड इनकम भी कहते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर है लास्ट पार्ट प्रॉफिट का, ये है हमारा थर्ड पार्ट प्रॉफिट का, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। The share of profit of a corporation or company or enterprise or firm which it pays to the government in the form of tax is called corporate tax or corporation profit tax। जितना प्रॉफिट हुआ है, ध्यान दीजिए कभी भी कंपनी की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, बल्कि उसके प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। तो कंपनी के प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है उसी को कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कहते हैं। और ये कहां से चुकाया जाता है, ये कहां से पे किया जाता है? जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दिया जाता है। इसी को कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से जाना जाता है। और ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि कंपनी खुद पे करती है इसको। एक तरह से ये कंपनी के लिए इनकम टैक्स हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड है अब हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। हमने 2 पॉइंट देख लिए, अब तीसरा कंपोनेंट देखने जा रहे हैं हम एनडीपीएफसी का इनकम मेथड में, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम्स ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस। जब पर्सन किसी और के यहां वर्क नहीं करे, बल्कि वो खुद ही क्या हो, उसका लेबर भी खुद की हो, लैंड भी खुद की हो, कैपिटल भी खुद की हो और एंटरप्रेन्योरशिप भी खुद की हो, तो उसके बदले में जो रिटर्न मिलेगा ना, वो क्या होगा? मिक्स होगा। तो ये सारे रिटर्न मिक्स होते हैं, इसी कारण से इसको हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। मान लीजिए मैंने अपनी कोई शॉप लगाई, वो शॉप की जो लैंड थी वो मेरी थी, उस शॉप में कुछ कंप्यूटर मैंने अपने घर से ले जाके रख लिए, ठीक है, कुछ मनी मैंने अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट कर दी, और उसका और जो उसका लीडर है उसका दुकान का, वो भी मैं हूं, ओनर भी मैं हूं। तो ऐसे में क्या हुआ? लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का पेमेंट अलग अलग किसी को नहीं करना, वो सारा पेमेंट कौन लेगा? मैं ही लूंगा। तो इसी को मिक्स्ड इनकम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। दीज इनकम्स आर ए मिक्सचर ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। तो इसी को मिक्स्ड इनकम या सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन की मिक्स्ड इनकम के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं। इनकम मेथड इज इक्वल टू एनडीपीएफसी इज इक्वल टू डीआई। मैं पहले बता चुका हूं, इनकम मेथड से सबसे पहले क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी निकलेगी, जो कि डोमेस्टिक इनकम होती है। तो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसे 4 भागों में बांटा गया है, कोष्टक में लिख दिया है मैंने। कैश वेजेस एंड सैलरीज प्लस फ्रिंज बेनिफिट्स प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्लस रिटायरमेंट पेंशन। इन चारों को मिलकर क्या बनता है? ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी 3 पार्ट है, डिविडेंड्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, फिर प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मेन तो 3 ही पार्ट है इसके, 1, 2 और 3, और इन 3 के ही सब पार्ट हो जाते हैं। और जब ये एनडीपीएफसी निकल जाएगी तो नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, एनएनपीएफसी और एनडीपीएफसी में क्या अंतर है? यहां डी लिखा हुआ है और यहां एन लिखा हुआ है। तो डोमेस्टिक इनकम में जब हम एनएफआई जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एनएनपीएफसी आ जाएगी।
अब हम देख लेते हैं कुछ सैंपल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन की डाटा दिए हुए हैं, इसके बेस पे हम डोमेस्टिक इनकम भी निकालेंगे और नेशनल इनकम भी निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो अभी अभी मैंने बताया आपको, ये ध्यान रखना। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप देखिए इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो फिर क्या करें, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके सब पार्ट ढूंढने पड़ेंगे। कैश, वेजेस एंड सैलरी ढूंढो, कितनी है 700, देखो कहां लिखी हुई है 700, ये रही वेजेस एंड सैलरी 700, 700 है ना। फिर उसके बाद ये देखो एम्प्लॉय, ये फ्रिंज बेनिफिट दिया हुआ है क्या, फ्रिंज बेनिफिट नहीं दिया हुआ है, ढूंढ लेना आप, नहीं दिया हुआ है तो मैंने इसको क्या मान लिया है, जीरो। जो वैल्यू नहीं दी हुई हो उसको जीरो मान लेना। फिर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो देखिए 100 दी हुई है, ये रही कहां पे, ये देखिए कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर्स, तो ये 100 दी हुई है, ठीक है, तो मैंने ये 100 लिख दिया। फिर उसके बाद है ये दी हुई है रिटायरमेंट पेंशन, नहीं दी हुई है तो मैंने उसको जीरो मान लिया है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ। तो ये तो हो गया यहां से लेके यहां तक का, कहां से लेके, ये जो हमारा है यहां से लेके यहां तक, तो हमने ये क्या निकाल लिया, कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये हमारा क्या हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह। अब ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो पहले रेंट ढूंढो, रेंट कितना दिया हुआ है 200, देखो रेंट ढूंढो, ये रहा 200 रेंट, ठीक। फिर आगे देखते हैं, इंटरेस्ट दिया हुआ है 150, तो देखिए इंटरेस्ट है हमारे पास 150, ये रहा इंटरेस्ट, मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद रॉयल्टी दी हुई है क्या, क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो मैंने उसको जीरो मान लिया। फिर देखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट यहां क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के सब पार्ट जो हैं कौन कौन से हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट को, टैक्स को जोड़ेंगे। तो देखिए ये वाला, ठीक है, ये यहां से यहां तक तो हो गया हमारा क्या, ये अब यहां से यहां तक ये प्रॉफिट है, कैसे है, तो सबसे पहले देखते हैं डिविडेंड 50 दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देखिए 50, ये रहा, ये डिविडेंड, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देखो 20 दिया हुआ है, तो कहां है 20, ढूंढो, ये रहा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 20 है। फिर उसके बाद ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 30 दिया हुआ है, तो देखो 30 कहां है, ये रहा 30, ये रहा कॉर्पोरेट टैक्स 30, ठीक है। तो ये तीनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये प्रॉफिट बन गया है। फिर प्लस का साइन, तो ये प्लस का साइन। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, इसलिए मैंने उसको क्या मान लिया, जीरो। और जब मैंने इसको ऐड किया, सारों का सम किया, तो एनडीपीएफसी जिसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं वो कितनी आई, 1250 रुपीज। क्लियर हो गया यहां तक। अब सिंस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड 10, यहां देखिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दी हुई है 10, लेकिन हमें तो प्रश्न में क्या चाहिए, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये है प्लस के 10, तो जब हम इसे फ्रॉम अब्रोड करेंगे तो ये बन जाएंगे माइनस के 10, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि टू अब्रोड दिया हुआ है वैल्यू क्वेश्चन में, हमें चाहिए फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो ये -10 हो गया। तो एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए होता है, तो ये 1250 मैंने यहां लिख दिया है एनडीपीएफसी की वैल्यू, और एनएफआईए की वैल्यू जो है वो है -10, तो -10, तो ये हमारे पास नेशनल इनकम एनएनपीएफसी निकलकर कितनी आ गई है, 1240 रुपीज आंसर। इस तरीके से आंसर आया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हमें ये 3 आंसर निकालने हैं, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम और जीएनपी एमपी, ठीक। तो देखिए हमारे पास ये एनडीपीएफसी का फॉर्मूला है, हमने देख लिया है। अब सबसे पहले कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ढूंढो, दिया हुआ है कि डायरेक्ट दिया हुआ है, देखिए ये रहा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, डायरेक्ट दिया हुआ है 500, तो हमें ये अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम ये अलग अलग नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने, प्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो हमको पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, रेंट। रेंट कितना है, देखिए 100, यहां देखिए 100 का है, ये देखिए रेंट ये है। फिर उसके बाद रेंट के बाद इंटरेस्ट दिया हुआ है 110, देख लीजिए ये रहा 110 इंटरेस्ट,
ठीक। फिर उसके बाद आते हैं हम, रॉयल्टी दी हुई है क्या, रॉयल्टी दी हुई है 20, तो देखिए देखा 20 का है, ये रही रॉयल्टी 20। फिर उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, प्रॉफिट दिया हुआ है 200, ये देखिए प्रॉफिट 200, तो प्रॉफिट भी अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दी हुई है क्या, हाँ दी हुई है 600, ये देखिए ये रही 600, ये रही मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो जब हम इनको सम करेंगे तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम कितनी आ जाएगी, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू 1530 रुपीज। अब डोमेस्टिक इनकम आ गई, उससे हम क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एनएफआई। तो ये 1530 था, उसमें हमने एनएफआईए जोड़ा, एनएफआईए कितना है -10, कैसे पता चला -10 है, ये देखिए एनएफआईए -10, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -10 दिया हुआ है, तो ये हमने -10 लिख दिया। तो आंसर आ गया नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपीएफसी इज इक्वल टू 1520 रुपीज आंसर। ये सेकंड आंसर हो गया। अब थर्ड आंसर निकालते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपीएमपी का फॉर्मूला क्या होगा, एनएनपीएफसी से जीएनपीएमपी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो देखिए यहां एन है, देखिए यहां पे एन है और यहां जी है, तो हमने वो 3 मेन फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें एन इज इक्वल टू नेट में क्या जोड़ा जाए कि ग्रोस हो जाए, तो डेप्रिसिएशन ऐड किया जाएगा, इसलिए मैंने इस एन को ये जी बनाने के लिए क्या कर दिया, एन प्लस डेप्रिसिएशन। फिर यहां एन है, नेशनल है, यहां पे भी नेशनल है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पी है, यहां पी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां हमको एमपी चाहिए और दी हुई है एफसी, फैक्टर कॉस्ट दी हुई है, निकालनी क्या है, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट में हम जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेंगे तब जाके वो एमपी मार्केट प्राइस बन जाएगी। तो हमारा जीएनपीएमपी का फॉर्मूला क्या बना, जीएनपीएमपी इज इक्वल टू एनएनपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब डेप्रिसिएशन तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है और साथ में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो आप देखेंगे तो इन दोनों में डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये वर्ड कॉमन है, तो बस इस पूरे में अंतर किस चीज का है, यहां ग्रोस लिखा हुआ है या नेट। और हमने वो जो 3 फॉर्मूले देखे थे उसमें हमने देखा था कि क्या होता है, ग्रोस में से अगर नेट घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन। अगर ग्रोस वैल्यू में से नेट वैल्यू घटा दी जाए तो क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 140, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है 120, तो 140 में से 120 गए तो डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास 20। तो इस तरीके से मैंने डेप्रिसिएशन निकाला है +20। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में डायरेक्ट, ये देखिए 150, ये रहा नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150, तो मैंने ये 150 यहां लिखा, तो ये हमारे पास आ गई जीएनपीएमपी 1690 रुपीज आंसर। तो ये हमने तीनों आंसर निकाल लिए, एनडीपीएफसी भी निकाल ली, एनएनपीएफसी भी निकाल ली और जीएनपीएमपी भी निकाल ली। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम निकालेंगे और ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो देखिए फॉर्मूला हमारा सेम है, वैल्यूज पुटअप करनी है हमको, तो बस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फिर क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे कैश वेजेस एंड सैलरी ढूंढेंगे। देखो ये 500 दी हुई है, ये रही वेजेस एंड सैलरीज 500, तो मैंने ये 500 लिख दिया। फिर है फ्रिंज बेनिफिट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो मैंने 0 लिखा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम 50 दिया हुआ है, ये देखिए ये 50, ये रहा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी 50, तो मैंने ये 50 लिख दिया। फिर है रिटायरमेंट पेंशन नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो मैंने उसको 0 मान लिया है। तो यहां से यहां तक ध्यान दो, यहां से यहां तक ये क्या हो गई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, पहला पार्ट, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे। क्या ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है 900, देखिए कहां है 900, ये रहा ऑपरेटिंग सरप्लस 900, ठीक है। ऐसे ही मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड डायरेक्ट दी हुई है क्या, हाँ दी हुई है, ये 200 देखिए, ये रही मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 200, ठीक।
तो इस तरीके से डोमेस्टिक इनकम कितनी निकल के आ गई, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू 1650 रुपीज आंसर। अब नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपीएफसी, तो हम जानते हैं एनडीपीएफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। तो 1650 तो ये हो गई एनडीपीएफसी, और इसमें एनएफआईए जोड़ेंगे तो एनएफआईए कितनी है, ये देखिए -10, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -10। इसको जब ऐड करेंगे तो 1650 में से -10 जाएंगे तो 1640 आंसर आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे अपने। कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है सारा का सारा, और इस क्वेश्चन के बेस पे हमें 3 चीज निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम और जीएनपी एमपी। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसको। सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारा फॉर्मूला है, हम सभी जानते हैं, तो इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी जो टुकड़े हैं वो ढूंढेंगे। कैश वेजेस एंड सैलरी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 560। कहां दी हुई है, ये देखो 560 वेजेस एंड सैलरीज। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर्स फ्रिंज बेनिफिट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, तो देखो दिया हुआ है 200 रुपीज। कहां है, देखो ढूंढो इसमें कहां है, ये रहा फ्रिंज बेनिफिट 200। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम दी हुई है क्या, तो दिया हुआ है 100। देखो ढूंढो कहां है, ये ढूंढा, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर 100। ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉय ये ऐड नहीं करना है गलती से भी, ये करना है कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर 100, तो मैंने ये 100 ऐड किया। फिर उसके बाद रिटायरमेंट पेंशन दी हुई है क्या, देखो रिटायरमेंट पेंशन दी हुई है, देखो ये रही रिटायरमेंट पेंशन 40। गलती से भी ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड मत करना, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, तो हमको क्या लेना है, रिटायरमेंट पेंशन 40, तो ये 40 हो गया। फिर ये प्लस का साइन, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, ये रेंट ढूंढेंगे। 25 दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेंट देखिए कहां है, 25 ढूंढो, ये रहा रेंट 25। ठीक, फिर उसके बाद इंटरेस्ट दिया हुआ है 80, ये देखिए इंटरेस्ट 80। फिर उसके बाद रॉयल्टी दी हुई है 20, तो रॉयल्टी ये रही 20, ये देखिए रॉयल्टी 20। फिर उसके बाद रॉयल्टी के बाद प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, प्रॉफिट भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो प्रॉफिट के तीनों पार्ट ढूंढो, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट ढूंढो। मैंने ये देखिए कोष्टक लगा दिया यहाँ पे, है ना, ब्रैकेट। तो डिविडेंड कितना दिया हुआ है 50, तो देखिए कहां है डिविडेंड 50, ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, देखते हैं 10 दिया हुआ है, ये देखिए कहां है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये रहा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 10, तो ये मैंने 10 लिख दिया। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया हुआ है 15, कहां दिया हुआ है, देखिए कॉर्पोरेट टैक्स, ये रहा 15। तो इस तरीके से करके ये हमारा क्या आ गया, ये तीनों को मिलाया तब जाके हमारा प्रॉफिट निकल के आया। ठीक है, अब प्लस, तो ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन। फिर थर्ड वैल्यू मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये 500 दी हुई है क्वेश्चन में, तो देखिए ये रही 500, कहां गई, ये रही मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 500। तो इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज रखी हैं। तो डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू 1600 रुपीज आंसर। ठीक, अब हम निकालना है हमको एनएनपीएफसी से पहले हमको नेट इनडायरेक्ट ये निकालना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हम जानते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएफआई का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखिए 55 दी हुई है, ये रहा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 55 है, और फैक्टर इनकम टू अब्रोड 35 है। तो हमने ये दोनों लिखी, 55 में से 35 गया तो 20 आंसर आ गया एनएफआई का। ठीक है, अब एनएनपीएफसी का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एनएफआईए। ध्यान रखना ये सारा का सारा कहां से चल रहा है, ये जो 3 मेन फॉर्मूले थे उसी पे बेस होके हम निकालते हैं। पहले तो हम मेथड का यूज करके निकाल लेते हैं वैल्यू, फिर उसके बाद हम उन 3 फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो एनएनपीएफसी कितनी आई, 1600 प्लस 20 इज इक्वल टू 1620 आंसर आ गया। ये नेशनल इनकम हो गई, ये डोमेस्टिक इनकम निकाल दी, ये नेशनल इनकम। अब लास्ट निकालते हैं हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करनी होगी। इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। अब यहां सीधे सीधे नहीं लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स के नाम से यही इनडायरेक्ट टैक्स है 120, क्योंकि हम सभी जानते हैं सेल्स टैक्स एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सो सेल्स टैक्स जो 120 दिया हुआ है इसे ही आप इनडायरेक्ट टैक्स मानेंगे। और सब्सिडी कितनी दी हुई है, 50। तो आगे चलते हैं, देखो ये देखिए 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम जीएनपीएमपी। यहां एनएनपीएफसी दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन में हमने एनएनपीएफसी निकाल लिया था ऑलरेडी 1620। अब यहां एन है और यहां जी है, तो नेट में क्या जोड़ें कि वो ग्रोस हो जाए, तो डेप्रिसिएशन हम ऐड करते हैं। ठीक है, फिर यहां एन है, यहां एन है, कुछ नहीं करना, यहां पी है, यहां पी है, कुछ नहीं करना। यहां फैक्टर कॉस्ट दी हुई है, यहां एमपी निकालना है। तो हमने हमारे 3 मेन जो फॉर्मूले थे उसमें देखा था कि एमपी इज इक्वल टू क्या होता है, एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये मैंने यहां नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख दिया। तो एनएनपीएफसी कितनी है, 1620। डेप्रिसिएशन हमने हमारा आया है 30 का, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 70। तो इस तरीके से हमने इनको ऐड किया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया है, 1720 रुपीज, यह आंसर आ चुका है हमारा। तो इस तरीके से ये सारा हमारा नेशनल इनकम का होता है। अब इसमें खास बात वही है कि ये तीनों मेथड है, लेकिन तीनों मेथड से हम अलग अलग चीज निकालते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं लास्ट में जाते जाते आपको कि जो तीनों चीज है वो तीनों फॉर्मूले से बेस्ड है। कौन से फॉर्मूले 3 हैं बेस्ट, वो ये वाले हैं 3 फॉर्मूले, मेजर 3 फॉर्मूले। फिर से कह रहा हूं कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं, कौन सी, वैल्यू एडेड अगर मेथड यूज करते हैं तो उससे सबसे पहले क्या आता है, जीडीपीएमपी। ठीक है, फिर ये तो आ गया इससे। दूसरा आता है इनकम मेथड से, क्या आता है, इनकम मेथड यूज करते हैं तो एनडीपीएफसी निकलेगा सबसे पहले। और अगर एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, जीडीपीएमपी। ये तो हो गई मेथड से निकालने का तरीका। और मेथड के बाद अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी है, मान लो यहां से जीडीपीएमपी निकाल ली और हमको कहे कि एनएनपीएफसी निकालो आप, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको वो 3 मेन फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। जैसे सैंपल दे देता हूं मैं एक, मान लीजिए आपको कि हमें कहा गया एनएनपीएफसी निकालिए और आपके पास जीडीपीएमपी दिया हुआ है, तो एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी। अब यहां जी दिया हुआ है ग्रोस, यहां नेट निकालना है, तो ग्रोस में से क्या घटाएंगे हम, क्या माइनस करेंगे कि नेट आ जाए, तो हम घटाएंगे डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया हमारे पास, ये क्लियर हो गया। अब यहां डोमेस्टिक है और यहां नेशनल है, तो डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ें कि नेशनल इनकम बन जाए, तो वो है प्लस की एनएफआईए। ठीक है, तो ये भी हो गया। यहां पी है, यहां पी है, कुछ नहीं करना। यहां एमपी है और यहां एफसी है, तो हम जानते हैं मार्केट प्राइस में से यदि हम माइनस कर देंगे एनआईटी तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, एफसी। तो ये सारे के सारे किस पे बेस हैं, ये सारे के सारे बेस हैं इन 3 मेन फॉर्मूलाज पे। इन 3 मेन फॉर्मूलों से ही आप पूरी नेशनल इनकम कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।